तो आपके पास एक शॉर्ट कॉलम, एक बड़ा कॉलम, तो आपके पास जो शॉर्ट कॉलम है उसको ज़्यादा इसका इफेक्ट है। इसकी एग्जाम्पल मिसाल ले सकते हैं, हम एक धागा लेते हैं, एक यहाँ पे भी घुमा के पकड़ लेते हैं, एक यहाँ पे भी घुमा के पकड़ लेते हैं। अब हम इसको जब खींचेंगे एक दूसरी साइड से, तो जो शॉर्ट कॉलम होगा ना उस पर ज़्यादा इफेक्ट आ रहा होगा। और वो कितना इफेक्ट ज़्यादा होगा, अगर हम लेंथ 2 टाइम्स बढ़ाते हैं तो उस पर जो है ना इफेक्ट 8 टाइम्स बढ़ेगा, क्योंकि वो उसके साथ रिलेशनशिप क्यूब की फॉर्म में होता है। दूसरा ये होता है आपके पास जो अर्थ की जैसे इफेक्ट आता है कि टॉर्शन फोर्सेस लगती है। पहले क्या होता है आपके पास, वजह क्या होती है कि रिलेटिव स्टिफनेस की वजह से आपके पास अर्थ की वजह से डैमेज आता है। दूसरा डैमेज क्यों आ जाता है कि भी टॉर्शन फोर्सेस की वजह से आपके पास डैमेज आता है। टॉर्शन फोर्सेस का क्या मतलब है कि जब भी आपके पास स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ रिजिडिटी ये सेम पोजीशन पे ना हो, तो आपके पास स्ट्रक्चर में कोलैप्स आता है। आप उस स्ट्रक्चर में आपके पास टॉर्शन फोर्सेस आती है आपके पास। सेंटर ऑफ मैस क्या होता है आपके पास, सेंटर ऑफ मैस होता है कि जहाँ पे आपके पास पूरे स्ट्रक्चर का मैस एक्ट कर रहा होता है। सही है ना। सेंटर ऑफ मैस वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर वर्टिकल फोर्स अगर हम लगाएं, तो जिसके ऊपर आपके पास, जैसे ये मेज है आपके पास, ये ना, अब इसका मैथ जो है ना वो सारा सेंटर पे है। सेंटर ऑफ मैथ जो है ना वो सेंटर पे है कि भी आपके पास ये अगर वर्टिकल फोर्स लगेगी, इसका जो सारा वो अगर हम इसको वर्टिकल किसी पॉइंट पे खड़ा करें, तो इस पॉइंट पे हम एक वर्टिकल खड़ा कर सकते हैं क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है आपके पास, जिस पे जिस पॉइंट पे आपके पास सारा वर्टिकल फोर्स जो है ना वो एक्ट कर रहा होता है, सारा जिसका अपना वेट है वो एक्ट कर रहा होता है। वेट, सॉरी, इसका जो अपना वेट है, और वो वेट किस तरफ डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है, वो नीचे एक्ट कर रहा होता है वर्टिकली, सही है ना। तो इसका आपके पास वेट है ना सारा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, मैस। तो जो इसका पूरा का मैस जिस पॉइंट जो सेंटर पे आपके पास एक्ट कर रहा होता है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ मैस। सेंटर ऑफ रिजिडिटी होता है जहाँ पे आपके पास पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का वो मूवमेंट रेजिस्टेंस हो, यानी हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल में फोर जहाँ पे लगाऊं तो वो जहाँ पे क्या कहते हैं फुल रेजिस्टेंस देगा, तो उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ रिजिडिटी। सही है ना। तो आपके पास जो सेंटर ऑफ रिजिडिटी इसका जो ताल्लुक है ये हॉरिजॉन्टल फोर्स के साथ है, और सेंटर ऑफ मास का जो ताल्लुक है ना आपके पास ये वर्टिकल फोर्स के साथ है आपके पास ये। जब ये दोनों एक पॉइंट पे एक्ट नहीं करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, मूवमेंट, टॉर्शन फोर्सेस आएंगे। तो इसलिए आपके पास ये होना, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जब भी आपके स्ट्रक्चर का जब ये दोनों सेम पे होते हैं तो इसका मतलब आपके पास टॉर्शन नहीं आएगा, बैलेंस हो जाता है। समझो मैं एक मेज है आपके पास, एक आपके पास मेज है, उसको उसको पहले हमने कुछ भी नहीं किया था तो उसको सेंटर ऑफ मास रिजिडिटी सेम पोजीशन पे थी, तो वो जनरल बैलेंस। हमने कहा यार हम ना इसको और मजबूत बनाते हैं। हम ना यहाँ पे एक हमने शेयर वॉल खड़ी कर, शेयर वॉल का मतलब यहाँ पे एक हमने मजबूत सी स्टील की प्लेट साथ साथ लगा ली एक कॉर्नर पे, सही है ना। अब जब हॉरिजॉन्टल फोर्स में लगाऊंगा ना तो ये इस तरह ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा, सही है ना। ये इस तरह मूव होगा आपके पास, सही है ना। और टॉर्शन आएगा इसमें। इसकी वजह क्या है आपके पास कि उसके ऊपर ये डेल्टा फोर्स लगेगा, ये डेल्टा आ गया आपके पास, और उसकी वजह से आपके पास ये टॉर्शन फोर्स आ जाएगी। ये वजह क्या होती है कि आपके पास सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ रिजिडिटी है अब आप इक्वल नहीं, क्योंकि इसका जो ताल्लुक है वो तो मेज के साथ नहीं है, ये तो डिफरेंट एक चीज़ है। तो मेज मेज जो है उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो तो उसी पोजीशन पे है जैसे पहले था, तो ये ना इसको लगाने से इसका सेंटर ऑफ मास तो चेंज नहीं हुआ, ये तो अलग से एक हमने चीज़ साथ खड़ी की है। मगर जब हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे थे, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस देख रहे थे, तो हमने देखा इस पॉइंट की रेजिस्टेंस ज्यादा है इस कॉर्नर की बाकी कॉर्नर के बनिस्बत। तो ये ना हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, अगर मैं इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाऊं, इस पे लगाऊं, इस पे लगाऊं, इस पे लगाऊं, तो इसकी ये आपके पास रेजिस्टेंस ज्यादा है बाकी के बनिस्बत। इसका मतलब है कि इसका जो सेंटर ऑफ रिजिडिटी है वो इस कॉर्नर की तरफ मूव करेगा, इस कॉर्नर की तरफ मूव करेगा। जब ये डिफरेंस आता है तो उसकी वजह से टॉर्शन फोर्स आती है, सही है ना। तो उस टॉर्शन फोर्स की वजह से आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या कहते हैं उस स्ट्रक्चर में वो आता है, कोलैप्स आता है।
अब यही चीज़ जो मैंने आपको बताया ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एक हम एक देखते हैं यहाँ पे कि ये कुछ एग्जांपल शेयर वॉल्स लगी इन आपके पास। शेयर वॉल एक स्ट्रक्चर में आपके पास एक कंक्रीट की वॉल होती है जो यूजली हम लगाते हैं ताकि आपके पास लेटरल यानी या विंड की रेजिस्टेंस हो या लेटरल फोर्स की रेजिस्टेंस हो जो उस लेटरल लग रहा है, सही है ना। तो मैंने जिस तरह बताया कि भी आपके पास ये हम किस तरह सेंटर ऑफ रिजिडिटी और सेंटर ऑफ क्या कहते हैं मैस एक पॉइंट पे रख सकते हैं। अगर एक स्ट्रक्चर सेंटर वो सिमेट्रिकल हो या फिर आपके पास सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के जो ना सेंट्रल मैस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो ना सेम पोजिशन। अब ये हमारे पास 5 स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये हम एक एक करके पढ़ते हैं कि डिफरेंट शेयर वॉल की जो ना अरेंजमेंट है। ये ये एक स्ट्रक्चर है जिसके आपके पास ये शेयर वॉल्स हमने यहाँ पे 4 कॉर्नर पे लगाए और ये 2 सेंटर पे लगाए हैं। तो क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो ये ना आपके पास शेयर वॉल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है पूरे स्ट्रक्चर में, इसलिए आपके पास जो सेंटर ऑफ मैस और सेंटर ऑफ रिजिडिटी भी आपके पास सेंटर पे हो। ये ना इसमें हमें 2 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एक एक आपने क्या कहते हैं सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाना होता है। सिमेट्रिकल आपने स्ट्रक्चर बनाना होता है एक। दूसरा आपने स्ट्रक्चर में जो शेयर वॉल्स है ना ये आपके पास अवे फ्रॉम दी सेंटर होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों का आपने ख्याल रखना। सबसे पहले स्ट्रक्चर आपने सिमेट्रिकल बनाना और दूसरा कि आपने शेयर वॉल जो है ना वो स्ट्रक्चर से अवेयर रखना है, तो ये ना। अब पहले हम स्ट्रक्चर में देखते हैं तो आपके पास शेयर वॉल जो है ना एक तो अवे भी हैं कॉर्नर्स में ज़्यादातर। दूसरा कि आपके पास सिमेट्रिकल तो इसलिए आपके पास ये बेस्ट ऑप्शन है शेयर वॉल के अरेंजमेंट के लिए। दूसरे इसमें आते हैं तो बी में देखते हैं कि आपके पास ये भी सिमेट्रिकल है, सही है ना। इसमें भी आपके पास शेयर वॉल सिमेट्रिकल है। तो आपके पास ये भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जिसमें आपके पास सेंटर ऑफ रिजिडिटी वो सेंटर पे आएगा, सेंटर पे आ रहा है तो इसका मतलब है सही है। मगर इसमें इसके बनिस्बत ना कम रेजिस्टेंस होगी, इसकी रेजिस्टेंस इतनी है इसकी थोड़ी सी कम हो गया आपके पास। इसकी वजह क्या है आपके पास कि इसमें जो शेयर वॉल्स है ना वो आपके पास सेंटर के ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ये ना वो सेंटर के ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर वो अवे फ्रॉम द सेंटर होंगे ना तो उतना ही ज़्यादा वो मजबूत स्ट्रक्चर होगा, सही है ना। जितना आपके पास अवे फ्रॉम द सेंटर होगा तो उतना ही आपके पास स्ट्रक्चर मजबूत होगा, सही है। तो आपके पास ये इसकी बनस्बत इसमें थोड़ी सी कम रेजिस्टेंस होगी। इसकी वजह क्या है कि आपके पास शेयर वॉल है ना वो टुवर्ड्स द सेंटर में ज़्यादा बनस्बत इसके। अब ये वाला स्ट्रक्चर है, अब ये देखें यहाँ पे शेयर वॉल ना यहाँ पे ज्यादा है बनस्बत इसके, सही है ना। तो यहाँ पे शेयर वॉल ज्यादा है और यहाँ पे कम है आपके पास। तो आपके पास जो सेंटर ऑफ रिजिडिटी वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा आपके पास। तो इस वजह से क्योंकि ये आप सेंटर से मूव कर गए तो यहाँ पे आपके पास डेल्टा आ जाएगा और टॉर्शन आ जाएगा, ट्विस्टिंग आ जाएगी। तो ये भी इसकी तो रेजिस्टेंस इससे भी कम हो जाएगी। ये भी आपके पास सेंटर पे है कि आपके पास क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है शेयर वॉल के में सिमेट्रिकल है। मगर इसके बनस्बत इसकी कम होगी, इसकी वजह क्या आपके पास शेयर वॉल जो है ना वो सेंटर के ज़्यादा नज़दीक है आपके पास। जितना सेंटर के नज़दीक शेयर वॉल उतना कम रेजिस्टेंस होगी, जितना आप इसको आप वे रखेंगे यानी साइडों कॉर्नर्स पे रखेंगे तो आपके पास उतनी मजबूती आएगी। अब इसका देखें तो यहाँ पे इतने इधर ज़्यादा शेयर वॉल्स हैं बनस्बत यहाँ पे कम शेयर वॉल्स हैं, इसलिए आपके पास सेंटर ऑफ जो रिजिडिटी है वो इस तरफ मूव कर जाएगा आपके पास। तो आपके पास जहाँ पे ज़्यादा शेयर वॉल्स वगैरह होंगे उसी तरफ ओरिजेंटल फोर्स के लिए जो सेंटर ऑफ रिजिडिटी वो मूव कर जाएगा। तो ये है एक स्ट्रक्चर जिसका मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसमें यहाँ पे लिख के एक्सप्लेन किया। 4 चीज़ें जो हमने स्ट्रक्चर में देखनी है जिसकी वजह से बहुत इफेक्ट आता है आपके पास एक स्ट्रक्चर में।
एक आता है कि हम जो है ना सॉफ्ट स्टोरीज, सही है ना, इसको हम अवॉइड करना, डिसकंटिन्यूटी इन शेयर वॉल्स, वेरिएशन इन द पेरीमीटर स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस और रीएंट्रेंस कॉर्नर्स, एक एक करके पढ़ते हैं इसको हम। पहले है सॉफ्ट स्टोरेज। सॉफ्ट स्टोरेज का मतलब क्या है कि एक स्टोरी की जो है ना आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी या स्टिफनेस दूसरे स्टोरी के बनस्बत ज़्यादा हो। सही है ना, अगर एक आपने बिल्डिंग बनाई है, अभी एक प्लाजा बनाया, अब एक फ्लोर है उसमें जो है ना आपने फ्रंट ओपन रखा हुआ है, सही है ना, और उसमें क्या कहते हैं आपने फुल ओपन रखा हुआ है। दूसरा फ्लोर है उसमें आपने जो है ना फ्रंट जो है ना वो बंद किया हुआ है, सही है ना। अब एक फ्लोर जो है ना उसकी स्टिफनेस ज्यादा है और बनस्बत दूसरे फ्लोर की, सही है ना। जब ये केस आता है तो उसकी वजह से आपके पास असल में क्या आता है, ड्रिफ्ट आता है। ड्रिफ्ट क्या होता है आपके पास कि आपके पास वो यहाँ पे थोड़ा सा ये मूवमेंट आती है। जब ड्रिफ्ट आता है तो आपके पास जो बेस होता है ना, बेस यहाँ पे पहले जब ओरिजेंटल फोर्स लग रही थी और वर्टिकल फोर्स लग रही थी, क्योंकि ड्रिफ्ट नहीं तो था यहाँ पे सिर्फ यही क्यू इंटू एच सिर्फ आपके पास फोर्स आ रही थी। मगर क्योंकि यहाँ पे अब पी इंटू डेल्टा भी आ रहा है ड्रिफ्ट होने की वजह से, तो वो भी साथ ऐड हो जाएगा। तो इस वजह से आपके पास जो है ना यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट आ रहा है, यहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा आ रहा है और यहाँ पे कम मूवमेंट। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना ये कोलैप्स करेगा। तो ये इसकी वजह क्या कि ये आपके पास क्या था, सॉफ्ट स्टोरेज। तो हमने ये कोशिश करना है कि तमाम के तमाम स्ट्रक्चर फ्लोर्स है ना उनकी जो वो है वो सेम हो। अब देखें, अभी नॉर्मल स्ट्रक्चर है जिसके तमाम की तमाम स्टोरियाँ एक जैसी हैं, मगर ये स्ट्रक्चर इसमें आपके बेस की जो है ना, एक स्ट्रक्चर की जो है ना आपके पास स्टिफनेस कम है और एक दूसरे की ज़्यादा, तो इसमें ड्रिफ्ट आ जाएगी जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट आएगा और यहाँ पे कोलैप्स होगा। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं अर्थक्वेक की वजह से भी। ये ग्राउंड फ्लोर ज़्यादा वो था, सॉफ्ट स्टोरी था आपके पास, उसकी स्टिफनेस उतनी ज़्यादा नहीं थी, वो कोलैप्स कर गया। और ये आपके पास जापान में था एक जगह पे कि ऊपर वाली बीच में एक फ्लोर था, उसकी जो है स्टिफनेस कम थी, तो वो वाला जो है ना फ्लोर क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। तो इसको हम ख़त्म किस तरह कर सकते हैं कि भी जो सॉफ्ट स्टोरी है वहाँ पे हम एक्स्ट्रा कॉलम्स ऐड करवा दें, या फिर वहाँ पे हम ना ब्रेसेस ऐड करवा दें, या फिर हम क्या कहना एक्सटर्नल बटरस वॉल्स ऐड कर दें। तो इससे हम जो ना सॉफ्ट स्टोरी के जो ना वो इफेक्ट ख़त्म कर सकते हैं कि जिस फ्लोर पे आपके पास सॉफ्ट स्टोरी वहाँ पे हम या तो एक्स्ट्रा वॉल डलवा दें ताकि स्टिफ हो जाए, या ब्रेसेस डाल दें, या फिर हम एक्सटर्नल बटरस वॉल लगा दें जिसकी वजह से आपके पास स्टिफनेस जो है ना बढ़ जाएगा। तो दूसरा ये कि आपके पास अवॉइड डिसकंटिन्यूटी इन शेयर वॉल, कि शेयर वॉल में अगर आपके पास डिसकंटिन्यूस होगा तो आपके पास जो है ना ये ऐसा स्ट्रक्चर भी जो है ना वो कोलैप्स होगा। सही है ना। डिसकंटिन्यूटी का मतलब यही है कि एक स्टोरी सॉफ्ट होगी और दूसरी स्टोरी जो है ना वो मजबूत होगी। आपके पास असल में शेयर वॉल्स का मकसद क्या होता है? शेयर वॉल का मकसद ये होता है कि हर स्टोरी से हॉरिजॉन्टल लेटरल जो फोर्स लग रही है उसको बेस तक पहुंच जाए। तो यहाँ जैसे ये एग्जांपल एक है, ये तीन यहाँ पे ये शेयर वॉल है, यहाँ पे शेयर वॉल्स नहीं की वन, सही है ना, वर्टिकल ऊपर ये जा रहे हैं तो शेयर वॉल्स नहीं की। अब यहाँ पे जब फोर्स हॉरिजॉन्टली लग रही होगी तो वो जो ना वो नीचे किस तरह ट्रांसफर करेगा, नहीं कर सकते। यहाँ पे फोर्स लगेगी वो तो नीचे चला जाएगा, ठीक है, मगर जो यहाँ पे फोर्स लग रही वो नीचे नहीं जा सकता, सही है ना। तो आपके पास अगर ये शेयर वॉल्स हैं तो इसको हमने थ्रू आउट बनाना पड़ेगा, डिसकंटिन्यूस नहीं करना पड़ेगा, तब जाके आपके स्ट्रक्चर का इस शेयर वॉल का कोई ना कोई फायदा होगा। अगर आप जैसे ये स्ट्रक्चर एक प्लाजा बनाया था, अब यहाँ पे प्लाजा बना लिया तो यहाँ पे शेयर वॉल बना दिए, अब इसकी जो ओरिजेंटल फोर्स इस पे जो लगेगा वो किस तरह नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि ये तो कोई ग्रेविटी फोर्स तो है नहीं कि पहले बीम से लेके कॉलम पे जाएगा और कॉलम से फिर नीचे आ जाएगा, बल्कि तो ओरिजेंटल फोर्स लग रही है। तो आपके पास शेयर वॉल तो यहाँ पे भी होनी चाहिए थी, ये तो ओरिजेंटल फोर्स होती तो शेयर वॉल यहाँ पे भी होनी चाहिए थी जो आपके पास डाउन उसको मूव करवाए। तो इसलिए आपके पास इस तरह कोलैप्स आएगा। ये इसी बिल्डिंग के जो ना ये
देखें यहाँ पे जब अर्थ रुका है, ये आपके पास प्लाजा था तो अमेरिका में, तो आपके पास सैन फर्नांडो में, तो आपके पास देखें कि शेयर वॉल्स क्योंकि कॉन्टिन्यूस नहीं थे आपके पास, ये यहाँ तक थे, सिर्फ ऊपर प्लाजा बना दिया था इन्होंने, तो आपके पास ये क्या हुआ, यहाँ पे डिफॉर्मेशन आ गया, ये कोलैप्स हो गया। दूसरा है कि आपके पास वेरिएशन इन पैरामीटर और वेरिएशन इन पैरामीटर स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस। हाँ, क्या कहा, आपके पास जो पैरामीटर, जो आपके बाहर वाली जो वॉल्स है उसकी स्ट्रेंथ और स्टिफनेस में फर्क का है, मतलब एक तरफ तो आपने बड़ी मजबूत वॉल्स दी हुई हैं और दूसरी तरफ आपने जो है ना बड़ी हल्की वॉलें दी हुई हैं, तो उस वजह से भी ना आपके पास स्ट्रक्चर में ना कोलैप्स आ सकता है। तो ये ना, अब इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह वही है कि आपके पास जो सेंटर ऑफ रिजिडिटी है और सेंटर ऑफ मैथ है वो सेम पोजीशन पे नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर है, उसमें आपने एक साइड में बड़ी मजबूत वॉल दी हुई है उसकी ना, स्टील की, वो कंक्रीट की वॉल, दूसरी तरफ सिम उसकी है मैसनरी वॉल है, आपके पास ब्रिक्स वॉल है, तो आपके पास जो सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस है, वो जो रिजिडिटी है, वो आपके पास कंक्रीट वॉल की तरफ मूव कर जाएगा और जिसकी वजह से आपके पास कोलैप्स आ सकता है। जैसे ये एक बिल्डिंग थी, अब इसमें हमने क्या किया था इन्होंने कि इधर ना आपके पास ये जो है ना, ये वॉल्स है, कंक्रीट आरसी वॉल्स है। अब यहाँ पे वॉल ज्यादा है, सही है ना, तो आपके पास जो सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस है ना, वो उधर इस तरफ मूव करेगा, और सेंटर ऑफ जो मैस वो तो उधर बीच में आपके पास, तो आपके पास वही डेल्टा आ जाएगा, ये देखें, ये ई आ जाएगा। अब इसके हिसाब के पास क्या आएगा, टॉर्शन आएगा। तो टॉर्शन की वजह से आपके पास ये बिल्डिंग जो है ना वो ट्विस्ट करेगी, ट्विस्ट करेगी, तो इस वजह से आपके पास बिल्डिंग में जो है ना कोलैप्स आएगा। तो आपने जो है ना ऐसे नहीं करना कि एक तरफ, अपनी इसकी वजूहत क्या होती है कि ज़्यादातर ऐसे ही है, हमने क्योंकि यहाँ पे इन्होंने वो देना था, यहाँ पे स्टेयर भी था और यहाँ पे एलिवेटर भी देना था, तो इस वजह से आपके पास ये इफेक्ट आया। अगर इस तरह की तो हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक शेयर वॉल देनी चाहिए ताकि आपके पास दोनों एक ही पोजीशन पे, दोनों की स्टिफनेस सेम रहे और सेंटर ऑफ रिजिडिटी भी सेंटर ऑफ मास पे रहे। अब ये वो दूसरी वजह क्या होती है कि भी हम ना फ्रंट पे जो दुकानें वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे एक ना बड़ा, या शॉपिंग मॉल होती है, तो वहाँ पे ना फ्रंट पे एक बड़ा हॉल होता है, ठीक है ना, अंदर पीछे की तरफ जानिए वो मतलब स्टोर वगैरह होते हैं, वहाँ पे तो वाले होती हैं, मगर जो फ्रंट होता है उधर ना एक बड़ा सा हॉल होता है। जैसे ये देखें, ये फ्रंट है, ये बिल्कुल खाली है, तो ये ना यहाँ पे कोई वॉल नहीं है, तो ये ना बड़ा सा शीशा लगा होता है ये शॉपिंग मॉल वगैरह में ना, और पीछे ये देखें यहाँ पे तो वॉलें लगी हुई हैं, तो इसके वजह से आपके पास जो सेंटर ऑफ रिजिडिटी है ये इस तरफ मूव करेगा और सेंटर ऑफ मास इधर रहेगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस वजह से आपके पास ये वाला फ्रंट वाला जो है कोलैप्स कर जाएगा। तो इसलिए इस सिविल स्ट्रक्चर कोलैप्स करते कि आपके पास जो पैरीमीटर वॉल्स, जो बाहर वाली वॉल्स है, या इसकी स्ट्रेंथ या लेंथ जो ना वो वेरी करे चारों साइडों पे, तो उस वजह से आपके पास स्ट्रक्चर में कोलैप्स आ जाता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि हम जो ना जो बाकी वॉल हैं उसको लाइट बना दें, सही है ना, ताकि आपके सेंटर ऑफ मतलब ये आप ये स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे आपके पास क्योंकि इस तरफ अगर ये तीनों वॉल होती तो ये आप जाहिर बात है पीछे की तरफ मूव करता। तो हम ये क्या करते हैं कि इन वॉल्स को भी लाइट क्लेडिंग कर देते हैं। लाइट क्लेडिंग का मतलब है लाइट मटेरियल से बना लें, इसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास ये सेंटर ऑफ रिजिडिटी जो ना वो पीछे की तरफ मूव नहीं होगा आपके पास, क्योंकि फ्रंट जो है ना वो खाली है, सही है ना, फ्रंट क्या है, खाली है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बाकी वॉल जो है ना वो लाइट मटेरियल को बना लें। दूसरा हम ये तरीका कर सकते हैं कि जिस साइड पे हमने ओपनिंग देनी, क्योंकि ये भी जरूरी है, ये तो नहीं कर सकते ओपनिंग खत्म कर दे, शॉपिंग मॉल वगैरह उसमें तो हमें ओपनिंग देनी जरूरी पड़ती है, तो हम उस पर ना साथ ना स्टिफनेस वॉल्स दे दें। स्टिफनेस वॉल्स का क्या होता है, कंक्रीट की वॉलें दे दें ताकि आपके पास फ्रंट की जो ना स्टिफ रहे, ज़्यादा मजबूत रहे, और सेंटर ऑफ रिजिडिटी जो है ना वो मूव ना करे सेंटर से। तीसरा ऑप्शन ये है कि जैसे वुड वगैरह स्ट्रक्चर होता है उसमें हम ज़्यादातर ये कर सकते हैं कि जो वहाँ पे हमने ओपनिंग वॉल देनी है तो वहाँ पे ना बीच में
मूवमेंट फ्रेम दे दे, यानी कोई अगर ये वुडन स्ट्रक्चर है तो उसमें ज़्यादा ये फायदा दे सकता है कि बाकी स्ट्रक्चर ज़रा हल्का होता है, तो अगर यहाँ पे हम स्टील की फ्रेम भी दे दें तो उस वजह से भी आपके पास ये वाला जो पोर्शन वो ज़्यादा स्टिफ हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे कोई मोटी स्टील की वो दे दें, हम क्या कहते हैं कॉलम्स दे दें, तो इस वजह से ये होगा कि आपके पास ये वाला फ्रंट भी स्टिफ ज़्यादा हो जाएगा। मगर ये कंक्रीट इतना फ़ायदा नहीं है इसका। इसकी वजह क्या कि आपके पास कंक्रीट बाकी स्ट्रक्चर बड़ा मजबूत होता है, आप इवन स्टील का भी दे दें तो ये सेंटर ऑफ रिजिडिटी इस तरफ मूव नहीं कर, सेंटर पे नहीं रहेगा बल्कि पीछे की तरफ मूव करेगा। हाँ, वुडन स्ट्रक्चर या कोई लाइट स्ट्रक्चर हो तो उसमें अगर हम स्टील की यहाँ पे फ्रेम दे दे तो उस वजह से आपके पास ये भी उतनी स्टिफ होगा जितना बाकी स्ट्रक्चर स्टिफ होगा। दूसरा है कि री एंट्रेंस कॉर्नर्स की वजह से आपके पास यानी एल टी एच या इनका कम्बिनेशन ऐसे कॉर्नर्स जिसमें आ रहे हो, सही है। तो उस ऐसे स्ट्रक्चर जो है ना, ये भी आपके पास ज़्यादा चांस होता है कि ये कॉर्नर पे कोलैप्स करे। उसकी वजह क्या होती है, एक तो ये कि एक विंड जो होता है ना, अब ज़रूरी नहीं आपके पास कि ये और ये सेम मजबूत हो या सेम इसका वो हो डायमेंशन हो, सही है। तो जब इसका ज़्यादा होगा इसका कम होगा तो ये आपके पास क्या करेगा, मूव करेगा, ट्विस्ट करेगा, सही है ना। दूसरा ये होता है कि आपके पास सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ रिजिडिटी ये भी आपके पास सेम पोजीशन पे नहीं रहते, तो जिसकी वजह से आपके पास स्ट्रक्चर में क्या आ सकता है, कोलैप्स आ सकता है, सही है, टॉर्शन टॉर्शन आ सकता है, सही है। तो ऐसे जो कॉर्नर जो होते हैं ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। दो वजूहत होती है इसकी, एक डिफरेंशियल मोशन आ सकती है कि एक विंग का दूसरी विंग से डिफरेंट मोशन आ रहा हो। दूसरा ये कि भी टॉर्शन फोर्स आए। जैसे ही अब हम देखते हैं कि अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर हो, सही है ना, तो ऐसे जब स्ट्रक्चर होगा तो उसमें आपके पास जब ये फोर्स लग रही होगी, ये समझो यहाँ पे ग्राउंड शेक किया है इसने, सही, इस तरह शेक कर रहा, ये शेक हुआ है ना, तो आपके पास ये जो है ना ज़्यादा नीचे होगा आएगा और ये जो है ना ये कम ऊपर नीचे होगा। भी उसकी वजह क्या है कि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा थी, लेंथ बहुत ज़्यादा थी और इसकी लेंथ बहुत कम थी, तो इस पे इसका इफेक्ट ज़्यादा हो रहा होगा और इस पे कम हो रहा होगा, सही है ना। तो ये एज अ लीवर आर्म काम करेगा और ये जो है ना ज़्यादा मूव करेगा ऊपर नीचे, सही है ना, शेकिंग की वजह से, सही है ना, ये ऊपर से देख रहा है, तो इस वजह से आपके पास डिफरेंशियल मोशन आ रही है, सही है ना। दूसरा ये कि सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पोजीशन पे नहीं होती, तो उसकी वजह से आपके पास टॉर्शन आती है। टॉर्शन की वजह से क्या होता है कि ये सिर्फ मूव करेगा और मूव करेगा, जिसके इसके अराउंड मूव करेगा तो इस पे आपके पास क्या आ जाएगा, क्रैक आ जाएगा। तो आपके पास इसकी वजह से ये इस तरह री एंट्रेंस वाल आती हैं, तो इसमें आप कॉर्नर्स होते हैं, इसमें आपके पास आपकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो हम इसको किस तरह सही कर सकते हैं कि अभी इन दोनों पार्ट्स को ना सेपरेट बना लें, ये ना कि ये आप देखो, इसको जब अगर हम सेपरेट बनाएंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ रिजिडिटी यहाँ पे, अगर इसका सेंटर ऑफ रिजिडिटी और सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, तो दोनों जो है ना एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे और दोनों जो है ना वो कोलैप्स नहीं होंगे। दूसरा ये कि भी हम यहाँ इन जगहों को मजबूत बना लें, यहाँ पे स्टिफनेस इस तरह बढ़ा दें कि ताकि दोनों की जो डिफरेंशियल मोशन है वो सेम हो जाए, ये ना कि ये आपके पास ये भी उतनी मजबूत हो जितना ये मजबूत पोर्शन होगा, सही है ना। आप देखो यहाँ पे हमने इसलिए लेंथ ज़्यादा दी हुई क्योंकि यहाँ पे इसकी विड्थ कम, लेकिन जब ये दोनों आप बराबर मजबूत कर देंगे तो इससे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास और रिजिडिटी भी सेम पोजीशन पे रहेगा, तो स्टिफनेस रेजिस्टेंस एलिमेंट अगर हम डाल दें या सेपरेशन डाल दें तो इनको हम खत्म कर सकते हैं। दूसरा ये कि हम जो स्प्लेड री एंट्रेंस कॉर्नर बना लें, कि यानी कॉर्नर्स को राइट एंगल पे ना बनाए बल्कि इस तरह इंक्लाइंड बीच में बीम्स दे दें, इससे भी आपके पास स्ट्रक्चर जो है ना वो कोलैप्स नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप बीम बनाए जो आप एक जगह पे डिफरेंट लेंथ दूसरी जगह पे डिफरेंट लेंथ हो, तो हमने टेम्पर्ड वॉल बनाने। टेम्पर्ड वॉल का मतलब है कि उसका जो विड्थ है ना वो स्लोप की तरह ना कम हो रहा हो, वजूद उसके कि भी हम उसको ना इस तरह शार्प एज दे दें, तो ये ना शार्प कॉर्नर दे दें, इससे जो ना स्ट्रक्चर कोलैप्स होता है। इसके साथ साथ हमें बाकी भी चीज़ें कुछ अवॉइड रखनी चाहिए कि भी शॉर्ट कॉलम्स नहीं देने चाहिए। शॉर्ट कॉलम्स का पहले बताया था कि भी ये एक कॉलम अगर शॉर्ट दूसरा लॉन्ग हो तो फिर क्या होगा, रिलेटिव स्टिफनेस होगी, और रिलेटिव स्टिफनेस की वजह से आपके पास वो शॉर्ट कॉलम जो है ना वो जो कोलैप्स होंगे। दूसरी एक स्पेसिंग जो है ना आपके पास
अगर शॉर्ट होंगी दो कॉलम्स के दरमियान तो उसके जैसे भी आपके पास कोलैप्स आ सकता है। जैसे एग्जांपल दिए कि ये फ्लोर है आपके पास, ये ना, तो उसमें हमने शॉर्ट वॉल्स दी हुई थी, छोटी वॉल्स दी हुई थी, सही है ना। बीच में यहाँ पे फिर आपने क्या कहते हैं पैरापिट वॉल या कुछ दिया हुआ है, फिर नहीं बीच में सिर्फ पैरापिट वॉल दिए, तो ये सिर्फ इतनी सी शॉर्ट कॉलम दी हुई थी, इस वजह से आपके पास कोलैप्स आ गया। तो दूसरा ये तरीका है कि भी हम जो ना हम स्ट्रक्चर रिडेंडेंसी को बढ़ा दें। रिडेंडेंसी का मतलब ये कि वो एक स्ट्रक्चर को हम ज़्यादा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बना लें। जितनी आपके पास स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेसी ज़्यादा होगी तो उतनी आपके पास स्ट्रक्चर जो है ना वो स्टेबल होगा, उतनी स्ट्रक्चर जो है ना मजबूत होगा। यानी एक स्ट्रक्चर है उसकी मतलब उसमें सिर्फ एक रिडंडेंट है आपके पास, मतलब एक स्ट्रक्चर है उसमें, इसमें देखें उसमें आपके पास टोटल कितने रिएक्शन है। ये अगर समझो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, हम सिर्फ बेस की बात करते हैं, यहाँ पे कितने 3 3 3, इसकी रिडंडेंस है 3। इसकी है आपके पास 3n-3, तो आपके पास 3 होगी। इसकी होगी आपके पास 6। तो ये स्ट्रक्चर में मतलब 6 ऐसे रिएक्शंस हैं जो आपके पास इक्विलिब्रियम से ज़्यादा, और इसमें सिर्फ 3 ऐसे रिएक्शन इक्विलिब्रियम से ज़्यादा है। तो ये वाला स्ट्रक्चर में ज़्यादा मजबूत होगा। सेम जितना आपके पास रिडंडेंसी ज़्यादा होगी, जितने रिएक्शन ज़्यादा होंगे, तो स्ट्रक्चर ज़्यादा मजबूत होता है। तो इसको हम किस तरह बढ़ा सकते हैं कि हम या तो एक्स्ट्रा कॉलम दे दें या फिर एक्स्ट्रा जो ना ब्रेसेस दे देते, इससे हम ये चीज़ें बढ़ा सकते हैं। तो दूसरा ये कि हम स्ट्रॉन्ग बीम बना लें और वीक कॉलम बना लें, तो इस वजह से भी आपके पास कोलैप्स आ सकते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि ये दोनों जब आपके पास इस तरह होगा तो ये ज़्यादा रिजिड हो जाएगा आपके पास। अगर आपके पास बीम देखो बड़े मोटे मोटे बना लें, ये बीम इतने मोटे बना लें और कॉलम छोटे से बना लें, तो आपके पास ये यहाँ पे मूवमेंट भी उतनी ज़्यादा आएगा, तो ये ना आपके पास, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा आपके पास फिक्स हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे आपके पास मूवमेंट ज़्यादा आएगा और यहाँ पे कोलैप्स आपके पास ज़्यादा आएगा। दूसरा ये कि आपके पास जो कॉर्नर है वो प्रॉपर्ली एंकर्ड ना हो, तो ये एंकर तो जल्दी से वो खुल जाएंगे आपके पास। दूसरा ये कि आप एडजेंसेंट अगर आपके पास दो बिल्डिंग्स हैं तो उनमें थोड़ी सा कंसंट्रेशन डाल देंगे, तो इस वजह से भी एक बिल्डिंग के दूसरे बिल्डिंग पर इफेक्ट नहीं होगा। कहते हैं अगर आपके पास हाइट 6 मीटर आपके पास है टॉल बिल्डिंग, तो 60 मिलीमीटर की कम से कम यानी 0.01 हाइट की आपके पास सेपरेशन होनी चाहिए। तो दूसरा ये कि जब आप वहाँ पे ये स्टिरप्स डालते हैं, तो स्टिरप्स की जो आपके पास जो हुक्स बनाते हैं उसमें वो 135 डिग्री वाले हुक बनाने चाहिए, इस तरह 90 डिग्री वाले हुक्स नहीं बनाने चाहिए, कि जो 90 डिग्री वाली हुक्स होती है आराम से खुल जाती है, ये वाले जो आराम से नहीं खुलते। तो ये हम देखते हैं कि भी 90 डिग्री वाले जब हमने मुजफ्फराबाद में बनाए हुए थे तो उसके जिस वो आराम से जो ना खुल गए। तो आपके पास ये बाउंड्री वाज वगैरह होती है, इसकी जब प्रॉपर एंकर ना हो ग्राउंड के साथ या ना, या फिर ब्रेसिंग वगैरह ना हो, तो उस वजह से ये आराम से कोलैप्स कर जाते हैं। टैंक की हो अगर आपके पास इसकी प्रॉपर रीइंफोर्समेंट के साथ जो कॉलम वाली रीइंफोर्समेंट इसके साथ एंकर नहीं होंगे, एंकर का मतलब है प्रॉपर, जिसमें ये मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल, इस तरह प्रॉपर एंकरिंग नहीं होंगी, तो फिर लैब जो आपके पास या लैब डिस्टेंस होता है वो बहुत कम रखेंगे, तो फिर उस वजह से भी आपके पास ये टैंक या कोलैप्स की है। तो ये डैम्पिंग वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेते हैं।